डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक छोटा सा प्रयास। आपको पता है कि एमए पॉलिटिकल साइंस के जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको हेल्प करने के लिए ये एक्सप्लेनेशन सीरीज वीडियो है। जो डिफिकल्ट आर्टिकल हैं उनको जस्ट एक्सप्लेन करना जिससे कि आप एग्जामिनेशन में लिख सकें। उस प्रयास की एक कड़ी में इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आशीष नंदी के द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया। सो लेट अस बिगिन। आशीष नंदी का एक ब्रीफ बायोग्राफी यदि देखें आपको जरूर पता होना चाहिए बिफोर यू एनालाइज एनी आर्टिकल कि उनका ओरिएंटेशन क्या है। ये एक ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल थ्योरिस्ट हैं और क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी एंड इट्स फॉलआउट हैं। बेसिकली जो मॉडर्निटी जो यूरोपियन एनलाइटनमेंट से निकली है उसके एक ये क्रिटिक हैं। इन्होंने जो है सिनेमा के भी क्रिटिक और मीडिया के क्रिटिक ये सब भी ये रहे हैं। इन्होंने मास्टर इन सोशियोलॉजी किया है, पीएचडी इन साइकोलॉजी किया है। वैसे इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू करी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको छोड़ करके फिर सोशियोलॉजी में आए 3 साल मेडिकल पढ़ने के बाद। और ये बहुत अच्छे परिवार से हैं। इनके जो ब्रदर हैं प्रीतीश नंदी, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे। और ये क्रिटिक हैं यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के, सारे जो मॉडर्निटी के जो फॉल आउट है ना, जो कॉलोनिज्म, डेवलपमेंट, मॉडर्निटी, मॉडर्न स्टेट जिसको ये वायलेंस बेस्ड मानते हैं गांधी जी की तरह, सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म जिसको ये वेस्टर्न मानते हैं, ये गांधीयन सेकुलरिज्म को फॉलो करना चाहते हैं। ये हिंदुत्व के भी जो हैं क्रिटिक हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियरिज्म, कॉस्मोपॉलिटिज्म सबके। और ये गांधीयन फिलोसफी जैसा मैंने बताया इसके बहुत ही आर्डेंट, बहुत बड़े फैन हैं, ये सपोर्टर हैं। इनकी 3 बुक को जरूर आप ध्यान रखिएगा जो वायलेट से लिखी गई है। ये जो आर्टिकल जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये इस बुक से लिखे था, एट द एज ऑफ द साइकोलॉजी एसे इन पॉलिटिक्स एंड कल्चर, जो 1980 में लिखी थी। ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है। यूजीसी नेट में आपको क्रोनोलॉजिकली पूछा जाता है आजकल, तो ये 6-7 बुक याद कर लीजिए, आपको शायद एक क्वेश्चन कहीं आ जाए आशीष नंदी से। उसमें जो ये बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीमेट एनिमी, द लॉस एंड रिकवरी ऑफ सेल्फ अंडर द कॉलोनियलिज्म। इसमें ये चर्चा करते हैं कैसे कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड दोनों जो नेशन होता है या पीपुल होते हैं उसका सेल्फ कैसे चेंज हो जाता है कॉलोनिज्म के प्रोसेस से। ओके। अब इससे पहले कि हम लोग ये चर्चा शुरू करें, चूंकि ये पॉलिटिकल कल्चर पे है, पॉलिटिकल कल्चर के मायने मैंने अपनी ही वीडियो से ये कॉपी पेस्ट लिया है, जो मैंने बनाया था, बहुत पॉपुलर वीडियो है। पॉलिटिकल कल्चर एक जनरल नॉर्म, वैल्यू, बिलीफ, एटीट्यूड और जो लोगों का जो ओरिएंटेशन होता है पीपल का टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, वो पॉलिटिकल कल्चर है। आपको पता है कल्चर का मायने क्या होता है, उसी से पॉलिटिकल कल्चर आया है। कोई भी जो वो हम लर्निंग जो एज ए हम सोशल मेंबर होने, किसी सोसाइटी कम्युनिटी के मेंबर होने के चलते जो जीवन में हम लर्न करते हैं, जैसे आर्ट, क्राफ्ट, जो जो आइडियाज हैं, वर्ल्ड व्यू की दुनिया क्या है, सोशल रिलेशंस के मायने एंड अदर चीजें जो हम पिकअप करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड कौन रोल, पोजीशन, हायरार्की एंड ऑल, जो सोसाइटी में जो कुछ भी हम नॉर्म वैल्यू पिक करते हैं वो कल्चर है। और उसी से हम अपना जीवन चलाते हैं। और इसलिए एक कल्चर जो होता है दूसरे कल्चर से बहुत भिन्न होता है, क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म जो है, वैल्यूज और जो वर्ल्ड व्यू, कॉस्मोलॉजी अलग अलग होते हैं। उसी तरह से जो एक पॉलिटिकल सिस्टम का पॉलिटिकल कल्चर बहुत अलग होता है दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम के पॉलिटिकल कल्चर से, और जो वहाँ का पॉलिटिक्स होता है उसके पॉलिटिकल कल्चर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इसलिए दिया है कि आप इसको एक बार देख लीजिए, लेकिन जनरल मीनिंग जो है पॉलिटिकल कल्चर का यही है। और यहाँ पे एक और चीज देखिए, मैंने अपने ही वीडियो से लिया है कि 3 टाइप का आलमंड भरवा से मैंने लिया है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवेल्युएटिव एस्पेक्ट आप देख सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर में, उससे समझ सकते हैं वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट ये है कि आपको कितना पीपल को नॉलेज है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, हाउ मच पीपल आर अवेयर अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, प्रोसेसेस, मोटिव्स, इंटरेस्ट, पावर, आइडेंटिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। इंडिया में देखिएगा तो बहुत हाई है। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, आप चले जाइए यूपी के एक सुदूर गांव में, दलित महिलाएं जो हैं वो 1 किलोमीटर दूर पानी भर रही है, वहां पे भी आप देखिएगा कि वो पॉलिटिक्स पे घंटों चर्चा कर सकती हैं, इतना ज्यादा अवेयरनेस है। इफेक्टिव है कि पीपल अपने को कैसे अटैच करते हैं, मतलब पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल प्रोसेसेस से, क्या अलूफ रहना चाहते हैं कि उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, मतलब अटैचमेंट कैसा है। इंडिया में ये भी हाई है। पीपल एज ए वोटर अटैच फील करते हैं, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग अपने को मानते हैं। कई बार पॉलिटिकल ऑफिसेस के लिए वो खड़े होते हैं। तो और इवेलुएटिव देखिएगा तो हाउ दे इवेलुएट और असेस द आउटकम और पॉलिसीज, डिसीजन और पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल एटीट्यूड क्या है, अच्छा है, बुरा है। इंडिया में देखिएगा थोड़ा सिनिकल है, थोड़ा निगेटिव है कि पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, पावर पॉलिटिक्स है,
इमोरल है, नॉन इथिकल है, करप्ट है, एंड लाइक दैट पॉलिटिक्स जो है कुछ भी उसमें लोग करते हैं वो कन्वेंशनल मोरालिटी से अलग है, तो थोड़ा निगेटिव जरूर है। आशीष नंदी का जो आर्गुमेंट है इसमें, ये थोड़ा लंबा स्लाइड है, यहाँ पे मैंने जो मुझे समझ में आया है वो मैंने एक नटसेल में दे दिया है, उसके बाद हम लोग बहुत तेजी से चलेंगे। पहला, नंदी ये कहते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिकल कल्चर की जो मेकिंग है उसकी कहानी जो है ना, वो है क्या, वो एक तरह का फ्रेमिंग एंड रीफ्रेमिंग ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज, नॉर्म्स, ओरिएंटेशंस है। किस प्रोसेस से ये जो फ्रेमिंग रीफ्रेमिंग हुई है, गूंथना, फिर से उसको बिगाड़ना, फिर गूंथना, ये कोई ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं रहा है, बनी है बिगड़ी है, बनी है बिगड़ी है, उससे हमारा पॉलिटिकल कल्चर बना है। और वो एक प्रोसेस से बना है जिसमें कि हमने जो है अपने ही कल्चरल ट्रेडिशन जो हजारों साल का है उससे सेलेक्टिवली एलिमेंट को पिक किया है। कहीं पे हमें महाराणा प्रताप को पिक करना है तो वो किया है, कहीं पे हमने धर्मा को पिक किया है, कहीं पे हमने राजधर्म को पिक किया है, कहीं पे मनु को पिक किया है, तो कहीं हमने जो सबअल्टर्न कल्चर है उसको पिक किया है, स्मॉल कल्चर जिसको बोलते हैं, कहीं हमने सांस्कृतिक कल्चर पिकअप किया है, कहीं ब्राह्मणिकल कल्चर पिकअप किया है, तो कहीं हमने जो है योगा, सिद्धा और जैनिज्म और बुद्धिज्म को पिकअप किया है। जहां से भी पिकअप करना है उन एलिमेंट्स को सेलेक्टिवली पिकअप किया है, और ये सब जो हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन और नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साये में हुआ है। और इस तरह से हमारी जो है पॉलिटिकल कल्चर बनी है, उसी की स्टोरी इस आर्टिकल में है। ये कहते हैं कि यदि हम देखना चाहें तो चार हमको जो है ना ओवर आर्किंग फीचर हमको इंडियन पॉलिटिकल कल्चरल ट्रेडिशन में दिखती है। पहला है कि पॉलिटिक्स का व्यू निगेटिव है, निगेटिव व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने कहा सिनिकल व्यू, पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, गंदा है, करप्ट है, लाइक दैट। धर्म का जो है प्राइमेसी है, राजधर्म वो चला जाता है, गृहस्थ धर्म चला जाता है, हर स्फेयर ऑफ लाइफ में धर्मा जो है घुसा हुआ है, वो अभी भी सुप्रीम है हमारे पॉलिटिकल कल्चर में। आप देखिए वाजपेयी जी कैसे उसको इन्वोक करते हैं, कैसे हम राम को इन्वोक करते हैं अभी भी पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो आदर्श जो है राजा, आदर्श मतलब रूलर है। तो इसको कैसे औरंगजेब को इन्वोक करते हैं, कैसे हम शिवाजी को करते हैं, कैसे अकबर को करते हैं, ये दिखता है कि किस तरह से हम जो है धर्मा को इन्वोक करते हैं। सो नॉन एवर्सन टू न्यू पॉलिटिकल आइडियाज, मतलब ये है कि पॉलिटिकल आइडियाज को कभी इंडिया ने जो है वो बहुत सिनिसिज्म की तरफ से नहीं देखा, चाहे वो अरेबियन पॉलिटिकल कल्चर हो, चाहे ईरान से आती हो मुस्लिम के साथ में, चाहे वो यूरोप से आती हो कॉलोनिज्म के थ्रू, हमने सभी पॉलिटिकल आइडियाज को अपनाया है, उसको सिंथेसाइज किया है अपने कल्चर में। और हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो एक नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन भी नहीं है। इसीलिए हमारा जो डिसेंटर्ड है, इसमें ग्रेट ट्रेडिशन है, उसको सांस्कृतिक ट्रेडिशन बोलते हैं या सांस्कृतिक कल्चर बोलते हैं, जो ग्रेट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पे आधारित है, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण। और दूसरा एक फोक कल्चर है जो इंडिया में मतलब कि हजारों तरह से बिखरा हुआ है, जो इसको स्मॉल ट्रेडिशन बोलते हैं। और इसके अलावा और कई ट्रेडिशन है, योगा, सिद्धा, भक्ति और जैन, बुद्धिज्म, और उसके भी अलग अलग जो सेक्ट्स हैं। तो हम जो डिसेंटर्ड इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन रहा है उससे भी हमारे पॉलिटिकल कल्चर को बनने में उसका भी असर हुआ है, क्योंकि हमने सेलेक्टिवली जिस पार्ट से हमें पिकअप करना था हमने पिकअप किया है। Then traditions of Indian political culture can be analyzed by analyzing the general orientation toward the political element of power, authority, dissent, public ethics, intellectualism, role of politics in social hierarchy. मतलब यदि हम इंडियन पॉलिटिकल कल्चर को समझने की कोशिश करें तो हम उसका जो जनरल ओरिएंटेशन है पॉलिटिकल ट्रेडिशन का हमारे यहाँ इन इन मतलब इन रिलेशन ऑफ, या कह लीजिए कि अबाउट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल एलिमेंट्स, जैसे कि पावर के बारे में क्या हमारे कल्चर में आइडिया है, ऑथोरिटी, डिसेंट के मायने क्या है, रिवोल्ट का मायने क्या है, पब्लिक इथिक्स के मायने क्या है, इंटेलेक्चुअल का रोल क्या है पॉलिटिक्स में, और सोशल हिरार्की में पॉलिटिक्स का क्या रोल है, इन सब को यदि एनालाइज करते हैं तो हमें इंडियन पॉलिटिकल कल्चर समझ में आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने अपने आर्टिकल में कही है वो है कि चार फेजेज जो है वो इंडियन पॉलिटिकल कल्चर के मेकिंग में देखा जा सकता है। फर्स्ट फेज जो है वो पहला फेज है जिसको मॉडर्निस्ट फेज बोलते हैं, राजा राम मोहन राय याद कीजिए, जिसमें हम लोगों ने यूरोपियन इनलाइटनमेंट और मॉडर्निटी से हम चमत्कृत थे, और उससे हम जो है अपने ही कल्चर को रीडिफाइन करना चाहते थे, उसको रिवाइव, मतलब रिवाइव नहीं, एक तरह से हम उसको
रिफॉर्म करना चाहते थे, उसको हम सिंथेसाइज करना चाहते थे, जिससे कि वो भी जो है मॉडर्न हो जाए, रीजनड हो जाए, रैशनल हो जाए, और रिफॉर्म के थ्रू जो है हम अपने को रीडिफाइन करके हम पॉलिटिकल कल्चर बनाना चाहते थे। जो मॉडर्निस्ट फेज था। सेकंड फेज उसका उल्टा था, जिसको कि रिवाइवलिस्ट फेज कह सकते हैं। आप इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, तिलक, अरबिंदो, इन सबको याद कीजिए, जहां पे विवेकानंद को भी याद कर सकते हैं, जहां पे कि सेल्फ अफर्मेशन था, सेल्फ एजर्सन था हमारे कल्चर के, कि हमारा कल्चर प्योर है, अच्छा है, इसको हम रिवाइव कर सकते हैं, ये वेस्टर्न कल्चर से टक्कर ले सकता है, यहाँ पे हमें इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए हमारे नेशनहुड पे, हमारे कल्चरल और सिविलाइजेशन पे, ये ग्रेट हैं। वो रिवाइवलिस्ट फेज था। थर्ड फेज जो है गांधीयन फेज था, जो कि इंटेलेक्चुअल सांस्कृतिक कल्चर से निकल के मास फोक कल्चर में चला जाता है, लिटिल ट्रेडिशन में चला जाता है, इलीट्स अर्बन सेंटर से वो गांव में चला जाता है, किसान, मजदूर और जो मासेज हैं वो उससे शामिल होते हैं। और फोर्थ जो फेज नंदी थोड़े से उदास वे में कहते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल फेज है, इंडिपेंडेंट इंडिया का फेज है, पॉलिटिक्स जो है वो मुंडेन हो गया है, डे टू डे हो गया है, रूटीन हो गया है, बैनल हो गया है, उसमें जो ग्रैंड जो थॉट थे, ग्रैंड जो आइडियाज था और समाज को बदल देना, न्यू सिविलाइजेशन सब खत्म हो गए हैं, पावर पॉलिटिक्स स्टेट क्राफ्ट में बदल गया है, कैसे वोट लेना है और कैसे रूल करना है और उससे कैसे पावर को एंजॉय करना है, ये बन गया है। कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिकल कल्चर में नंदी कहते हैं कि हम चारों फेजेज जो है ना उसको ट्रेस कर सकते हैं। अभी भी हम देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन राइट्स और नियो लिबरलिज्म, जो जो वेस्टर्न जो जो आइडियाज है, उससे कैसे अपने हम पॉलिटिकल कल्चर को रिफॉर्म करने का सोचते हैं, जिसको कि लिबरल आइडिया कह सकते हैं, और कैसे अभी भी रिवाइवलिस्ट आइडिया भी इतना जबरदस्त है, उसको हिंदुत्व में आप देख सकते हैं, कैसे हम अपने ही जो पास्ट है कल्चर, उसको कैसे हम रिवाइव करते हैं और अपने कल्चर को कैसे रीअसर्ट करते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है वो गांधीयन जो है एक तरह से डिक्लाइन पे दिखती है। तो हर फेज जो है आपको करंट फेज में दिखता है। फाइनली ये कहते हैं कि क्या जो इंडियन पॉलिटिकल कल्चर के बनने का जो सागा है वो क्या खत्म हो गई है, स्टोरी जो है खत्म हो गई है, मतलब एंड ऑफ हिस्ट्री टाइप का जो फ्रांसिस फुकुयामा जिस टाइप बात बोलते हैं। इनको लगता है कि हाँ लगभग अब जो है वो खत्म हो गए, अब केवल छोटी मोटी टिंकरिंग होगी, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, अधिकतर जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, लोग जिस तरह से अटैच होना था पॉलिटिक्स से वो हो चुके हैं। लेकिन फिर अपनी ही बात कोई काटते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा लगता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो आज पॉलिटिकल एरिना में जो इश्यूज अभी चैलेंजेबल नहीं है, जो इशू इशू नहीं है वो इशू बन जाए, जो प्रॉब्लम नहीं हो प्रॉब्लम बन जाए, तो फिर जो है एक नई पॉलिटिकल कल्चर गढ़ने की, फ्रेम रीफ्रेम होने का, पॉलिटिकल वैल्यू नॉर्म्स वो हो सकता है, और फिर से पॉलिटिकल कल्चर इंडिया का बदल सकता है। और ये इनका सोचना सही था, क्योंकि ये 1998 में आर्टिकल लिखी गई था, उस समय कॉलिशन पॉलिटिक्स था। आप देखिए 22 साल में कितना चेंज हो रहा है, कितनी नई टाइप की पॉलिटिक्स अभी आपको दिख रही है। एक साल में किसान आंदोलन ने पॉलिटिक्स का पूरा आइडिया बदल दिया, पॉलिटिकल कल्चर का आइडिया बदल दिया, किस तरह से जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो सड़क पे लड़ी जा सकती है, और किस तरह से जो है नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज वे में जो है वो मासेज जो है वो अपना हक ले सकते हैं, एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स चला सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशन और वोट पॉलिटिक्स से जो है वो कहीं टेंजेंशियली जुड़ता है। तो इसी तरह से आप स्टूडेंट का आंदोलन को देख सकते हैं, इसी तरह से आप जो अदर मूवमेंट्स हुए थे लाइक लोकपाल की, अन्ना हजारे, उसको देख सकते हैं। तो इस तरह की जो नई जो पॉलिटिकल कल्चर जो गढ़ी और हमेशा गुथी जा रही है वो हमें दिखती है, वो आशीष नंदी ने जो उस समय सोचा था वो अभी सही लगभग दिखती है। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ आशीष नंदी इन मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल कल्चर। अब हमें अलाउ कीजिए कि बहुत तेजी से हम लोग जो, क्योंकि इसमें अधिकतर कॉपी पेस्ट है जो इसमें लिखी हुई है, तो आप इसको बहुत तेजी समझ सकते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है। पहली जो बात वो कहते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कोई सम टोटल सोसाइटी का सेल्फ डिफाइंड पॉलिटिकल वैल्यूज, नॉर्म, ओरिएंटेशन नहीं है, जैसा कि अलमन भरवा बोलते हैं, बट ऑल्सो इट इज ए कलेक्शन ऑफ फेज एडिक्वेट मॉडलिटीज ऑफ रीचिंग, चेंजिंग और रिजेक्टिंग दिस वैल्यू। ये जो मैंने वायलेट कलर से दिया है उनके अपने ही लैंग्वेज में, इसका बेसिकली क्या होता है कि अपने ही कल्चर ट्रेडिशन जो हजारों सालों का है, उससे कैसे सेलेक्टिवली एलिमेंट्स को हम लोगों ने निकाला है, कहीं ग्रेट कल्चर से, कहीं लिटिल कल्चर से, कहीं इस्लामिक कल्चर से, कहीं और से, कहीं मनु से, कहीं जो है दलित पॉलिटिक्स से, कहीं अम्बेडकराइट से, और उसको निकाल के हमने गढ़ा है, उसको गढ़ा है एक अपना ओन यूनिक वे में इंडियन पॉलिटिकल कल्चर, और वो डिफरेंट फेजेज में रहे हैं, मतलब जो 4 फेज बताए गए हैं। Indian political culture took shape by the selective invoking of different elements of Indian culture civilization to solve and make sense of the typical problem faced by Indian politics at each phase of its development. यही बात जो मैं भी कह रहा था वही है, जिस फेज में हमें जो प्रॉब्लम समझ में आई, वहां पे हमने उसको सॉल्व करने के लिए अपने ही कल्चर में डुबकी लगाया,
वहां से जो एलिमेंट निकाला था निकाला, जो बाहर के कल्चर पॉलिटिकल कल्चर से जो एलिमेंट लेनी थी पर्टिकुलरली यूरोप से, उसको लिया, उसमें समाहित किया और उससे हमने अपना पॉलिटिकल कल्चर बनाया। This process of selection involves the society's unique orientation to politicization and political participation। और ये कैसे होता है, सोसाइटी किस तरह से ओरिएंट होती है, पॉलिटिसाइज होती है, उनका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे होता है एक व्यक्ति का, और कैसे वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब का फंक्शन है कि वो किस तरह से पॉलिटिकल कल्चर को गढ़ते हैं, गूंथते हैं। India's political culture is a function of social, cultural and psychological process for hundreds of years, mostly under alien rule। और ये कहते हैं कि ये जो 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 पॉलिटिकल कल्चर बना है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो एक वो सोशल प्रोसेस भी है, कल्चरल प्रोसेस भी है और साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप याद रखिए, तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर में ये प्रोसेस हुई है और वो मोस्टली जो है कोलोनाइजेशन के साए में हुई है। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटिकल कल्चर बनी है। चार जो फीचर मैंने आपको समरी में जो कहा था वो इस तरह से देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल कल्चर के नंदी। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एज ए मोरल रथलेस स्टेटक्राफ्ट और ए डिस्पैशनेट परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट टू विच मेनी ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द नॉन पॉलिटिकल स्फेयर डू नॉट अप्लाई। ये कहते हैं कि नहीं अप्लाई होता है, मतलब यहाँ पे ये हमारे पॉलिटिकल समझिए कल्चरल ट्रेडिशन के चार एलिमेंट को देख रहे हैं। कहते हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स को जनरली इंडिया में शुरू से इसको एक इमोरल रथलेस मैकेविलियन पॉलिटिक्स समझा गया है, जो कि जिसमें नहीं अप्लाई होता है जो कन्वेंशनल मोरालिटी डे टू डे का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो सोसाइटी में मोरालिटी यूज होता है वो नहीं होता है, जबकि अपने यहाँ राज धर्म का है। लेकिन फिर भी जनरल जो ओरिएंटेशन हमारे पॉलिटिक्स का रहा है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन रहा है पीपल का, वो निगेटिव रहा है पॉलिटिक्स के प्रति। और इंडियन सोसाइटी नंदी कहते हैं कि इज ऑर्गेनाइज मोर अराउंड इट्स कल्चर देन अराउंड इट्स पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स से जनरली अलूफ रहा है। उसका कारण ये रहा है कि हजारों साल लगभग जो है मुस्लिम और फिर यूरोपियन शासन हुआ, तो लोग सिमट गए अपने धर्म, अपने ओन जो लाइफ है जो कि धर्म पे आधारित था। उनका पॉलिटिक्स लिमिटेड था कास्ट पंचायत से, ग्राम पंचायत से और जमींदार से, उतनी से ही उनको नाता था। जो हाई पॉलिटिक्स दिल्ली में कौन कौन राजा हो रहा है उससे मतलब नहीं, तो उसी से कहावत निकली कोई नृप हो ही हमें कहानी। तो पॉलिटिक्स से जनरली हाई पॉलिटिक्स से अलूफनेस रहा। It accepts political changes without being excessively defensive, without feeling that its very existence is being challenged, and with the confidence, often unjustified, that politics touches only less important। इनका कहना है कि जो जनरल इंडियन मासेस ओवर द एजेस जो है उनको लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दिल्ली में पॉलिटिक्स बदल जाए, कौन राजा हो जाए, पॉलिटिक्स हमारे लाइफ को जो है बहुत फंडामेंटली जो है वो टच नहीं करता है। इन नंदी कहना ये गलत था, को करता है और ऐसा हुआ भी। क्या चेंज नहीं हुआ? अंग्रेज के आने से क्या हमारी लाइफ इंडियन की वही रह गई जो कि मुगल के टाइम में थी, या मुगल के आने में वही रह गई जो मुस्लिम रूरल दिल्ली सुल्तान के अंदर में थी? क्या ये दिल्ली सुल्तान के आने से क्या चेंज नहीं हुआ? हुआ, हमारी जीवन बदली। सेकंड एलिमेंट ये कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म स्पेसिफाइज डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ एज डिफरेंट सिस्टम ऑफ एथिक्स, ईच वन ऑटोनोमस फ्रॉम अदर। मतलब धर्म जो है वो ओवर आर्किंग हमारे लाइफ को शेप करने वाला रहा है। उसने डिफरेंट स्फेयर ऑफ लाइफ में जो है डिफरेंट इथिक्स को जो है उसने बल दिया है। राज धर्म अलग है, गृहस्थ धर्म अलग है, आपदा धर्म अलग है, जिसे इमरजेंसी धर्म बोलते हैं। सो धर्म एक संबल रहा है हमारे कल्चर का भी और पॉलिटिकल कल्चर का भी। थर्डली जो है इंडियन सिविलाइजेशन कंसिडर्स अदर कल्चर इंफीरियर, जैसे कि कहते हैं सिनिक इस्लामिक कल्चर के जैसा हम भी अपने हमारे कल्चर में दूसरे कल्चर को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन जहां पॉलिटिकल स्फेयर की बात आती है वहां हम बहुत एकोमोडेटिव हो जाते हैं। पॉलिटिकल कल्चर दूसरे के अपनाने में हमें कोई परेशानी नहीं है, हम एकोमोडेटिव हैं। चौथा ये कहते हैं कि थ्रू इंडियन सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज अराउंड इट्स कल्चर, दिस कल्चर लैक्स एन ऑथोरिटेटिव सेंटर, डिसेंटर्ड है। कोई हमारा ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं है, कोई एक ग्रंथ नहीं है, कोई एक भगवान नहीं है, मोनोलिथिज्म नहीं है। तो और हमारा जो है ट्रेडिशन भी कल्चर का सांस्कृतिक ट्रेडिशन अलग है, जो किताबों में है, गीता, महाभारत, रामायण, वेदा, उपनिषद वाली कल्चर, इसको कि ब्राह्मणी या सांस्कृतिक ट्रेडिशन कहते हैं। एक लिटिल ट्रेडिशन है जो फोक लोर गांव में बसता है, जिसमें कि हजारों छोटे 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 ट्रेडिशन हैं, जिसका कि नाता सांस्कृतिक ट्रेडिशन से बहुत ही टेनस है, बहुत ही वीक है, गांव फोक कल्चर कह सकते हैं। इसके अलावा योगा, सिद्धा, भक्ति और जैनिज्म, बुद्धिज्म और हजारों अलग अलग सेक्ट्स जो हैं, इवन इस्लामिक, सिंक्रेटिक सब आते हैं। तो हमारा जो ट्रेडिशन है वो डिसेंटर्ड है। और इस डिसेंटर्ड होने से क्या हुआ है
पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल कल्चर इस तरह से बना है कि जब समाज में जो प्रॉब्लम आई, हमने स्पेसिफिक वो एलिमेंट अपने डिसेंटर्ड कल्चर से निकाल करके उसे सॉल्व किया। इसके अलावा क्या हुआ है कि it allowed politics to have different functional links with certain primordial group and elements of Indian culture tradition। जैसे एग्जांपल देते हैं कि जब यूरोपियन आया और बंगाल में उन्होंने शासन शुरू किया, तो वहां पे जो ब्राह्मण्स थे इंटेलेक्चुअल, उनको उन्होंने सबसे पहले प्रेशर दिया और उनको अपने राजकाज में शामिल किया। मतलब और फिर बाद में उनको छिटक दिया, फिर कास्ट जो है वो अलग आ गए और दूसरे कम्युनिटी जो है वो मतलब आगे आए। तो इस तरह से सेलेक्टिवली जो है वो पॉलिटिक्स का कल्चर के साथ में नाता रहा है। पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया is patronized or supported different elements of Indian tradition culture, both great and little at different point of time। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, नंदी का ये कोर थीम है कि पॉलिटिकल कल्चर की जो इंडिया में मेकिंग रही है, वो सेलेक्टिवली इस विशाल जो हमारा कल्चर है उसके सेलेक्टिवली हमने उसके एक एलिमेंट को दो अलग अलग पकड़ा है। कभी कोई ग्रेट ट्रेडिशन से लिया, कभी लिटिल ट्रेडिशन से लिया, कभी जो है कभी हमने बुद्धिज्म से लिया, कभी जैनिज्म से लिया, कभी जो है हमने सिद्धा से लिया, कभी योगा से लिया, कभी भक्ति से लिया, कभी इस्लामिक, कभी सॉरी कभी जो है हम लोगों ने जो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है कबीर, उससे भी लिया। और इवन जो यूरोपियन इनलाइटनमेंट के बाद जो मॉडर्न लिबरल जो पॉलिटिकल कल्चर आया, उससे भी हम लोगों ने लिया। तो उस तरह से हमने एक सिंथेटिक जो है पॉलिटिकल कल्चर बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट आर्टिकल में नंदी जो ट्रेडिशंस हैं इंडियन पॉलिटिकल कल्चर के, आप उसको आप कह सकते हैं उसके एलिमेंट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल कल्चर भी कह सकते हैं, कि हमारा जो जनरल ये ट्रेडिशन है, ये कोई आज कंटेम्प्रेरी नहीं है, हमेशा से जो पॉलिटिकल के बारे में हमारी आइडिया क्या है, पावर, ऑथोरिटी, डिसेंट एंड ऑल, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इनका कहना है कि जो पावर का जो कॉन्सेप्ट है तो बहुत सेंट्रल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी और इंडियन पॉलिटिकल कल्चर में भी, लेकिन ये बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत सेल्फ के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है। पब्लिक स्पेस में पावर की बात नहीं है। पावर का वो मीनिंग है जो धर्म से आता है, मतलब पावर ओवर सेल्फ। आपको यदि अपने ऊपर पावर है, आप याद कीजिए इमैनुअल कांत का, हेगल का, रूसो का, वो पावर है कि जहां पे कि आप खुद अपने मास्टर है, मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी, वो पावर का है। मतलब आप अपने जो इरेशनल इंस्टिंक्ट जो है, लोअर सेल्फ जिसको रूसो बोलते हैं या हेगल कहते हैं, उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं, जिसको कि प्लेटो कहते हैं कि यदि आपका रीजन से आपका एपेटाइट और स्पिरिट कंट्रोल हो, तो वो ही नोशन जो है वो हम लोग के यहाँ पावर का है। पावर मतलब पावर, अपने ऊपर पावर, विल पावर, वो पावर है। और ये जो है इसके चलते जो जो आइडिया जो पब्लिक अथॉरिटी का है, रूरल का है, उसका क्या लिमिट है, क्या ड्यूटीज है, क्या फंक्शंस है, पॉलिटिकल जो रूरल होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा हमारा पॉलिटिकल कल्चर फोकस्ड नहीं है, उससे थोड़ा अलग थलग है पावर, एज फार एज पावर इज कंसर्न। और ये भी नंदी कहते हैं कि ये आइडिया कि एक जो है पब्लिक अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा पॉलिटिकल पावर, ये इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा, कल्चर में बहुत ज्यादा रहा नहीं है। क्योंकि उसका हमारा जो पर्टिकुलरली जो हिंदू सोसाइटी है, उसका रिलेशनशिप जो है वो बहुत वीक हो गया हाई पॉलिटिक्स से, बिकॉज 11th-12th सेंचुरी के बाद से यहाँ एलियन रूल शुरू हो गया, तो लोग सिमट गए अपने कल्चरल लाइफ में, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, और वो पॉलिटिकल अथॉरिटी से उनका नाता बहुत वीक हो गया। और इसके चलते जो है क्या हुआ कि एक तरह का इलिजिटिमेसी हो गई जो पॉलिटिकल अथॉरिटी की है। कोई भी सॉरी कोई भी जो पॉलिटिकल पावर विल्ड करता है, उसको वो लेजिटिमेसी नहीं मिलती है जो एक नॉर्मल मिलना चाहिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, बिकॉज यहाँ पे इस टाइप के ऑथोरिटी की परिकल्पना बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। सो द एब्सेंस ऑफ एनी मोरल सैंक्शन फॉर एम्बिशन टू रूल मेक्स पॉलिटिकल पावर इज समवॉट इलेजिटिमेट पोजिशन। तो लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम हमेशा यहाँ पे पॉलिटिकल रूरल को इंडिया में है, नंदी के अनुसार। दूसरा ये कहते हैं, इसका असर ये भी हुआ कि पॉलिटिक्स जो है, जो पहले भी इन्होंने कहा कि उसको एक ए मोरल स्टेट क्राफ्ट जैसा माना गया, आउटसाइड द कंपेस ऑफ एवरीडे living, and although political leaders are expected to assume a self-righteous tone, there is also a certain cynicism about their moralism।
ये बार बार ये कहते हैं कि इसके चलते जो है वो लैक करते हैं लेजिटिमेसी और मोरलिटी, और लोग जो है पॉलिटिक्स को जनरली एमोरल, नॉन इथिकल, स्टेट क्राफ्ट, पावर पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स मानते हैं और अपने डे टू डे लाइफ से जो है उसको बाहर मानते हैं। और पॉलिटिकल लीडर्स जो है ऑलवेज उस पावर, वो उस मोरलिटी को इन्वोक करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा इंडियन पॉलिटिक्स में तो जो रूलर होंगे वो हमेशा मोरल और सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ जो पावर होती है, सेल्फ मास्टरी, उसको वो इन्वोक करते हैं, वो राजधर्म को इन्वोक करते हैं, वो राइटियस रूल की बात करते हैं, अपना सर्वस्व उत्सर्ग की बात करते हैं, पब्लिक सेवा की बात करते हैं, क्योंकि वो चीजें अट्रैक्ट करती है पीपल को। लेकिन एक्चुअली पीपल ऐसा मानते नहीं है कि वो उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा नोशन जो है पावर ऑथोरिटी के बारे में है। जहां तक डिसेंट का है कि लोग कैसे जो है वो अपोज करते हैं ऑथोरिटी को, कोई एब्सोल्यूटिस्ट ऑथोरिटी बन जाए, मुगल, औरंगजेब, अ, तो उसको कैसे लोग जो है देखते हैं, या इमरजेंसी के दौरान कैसे लोग जो है रिवोल्ट करते हैं, डिसेंट शो करते हैं। इसमें नंदी का कहना है कि defines to authority aims not to establish an alternate power structure but to shift the locus of consensus within the existing authority system, and where the dominant tradition is ultimately that of dissent through authority. बेसिकली वो डिसेंट थ्रू ऑथोरिटी से क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने बहुत एग्जाम्पल भी इसका दिया है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर में डिसेंट डायरेक्ट नहीं होता है, जो ऑथोरिटी में होता है हम उसके अगेंस्ट में पूरी तरह सड़क पे निकल के रिवोल्ट करने वाला हमारा कल्चर नहीं है। हम लोग जो है उसमें उसी में एकोमोडेशन ढूंढते हैं। मतलब हमारा जो इशू है यदि उसको एकोमोडेट कर ले जो करंट ऑथोरिटी है तो हमारा काम बन जाता है। इस तरह की हमारी जो हमेशा भावना रही है कि हम उसको चेंज नहीं करना चाहते उस ऑथोरिटी स्ट्रक्चर को। उस ऑथोरिटी स्ट्रक्चर में हम अपने डिमांड को देखना चाहते हैं। और इसके अलावा नंदी कहते हैं कि ये यहां परकुलेट हो जाता है कि जो हम करिस्मेटिक लीडर जिसको हम मानते हैं इंडियन पॉलिटिकल कल्चर के तौर पे, वो हम ये नहीं मानना चाहते कि वो मेजोरिटी ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वो उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं जो उनके कट्टर विरोधी हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं कि नेहरू और इंदिरा गांधी के टाइम में वो लोग करिस्मेटिक लीडर थे, तो पीपल उनको इस तरह से देखते थे कि वो केवल हम जो लोग जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको उनके वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उन अपोजिशन के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोग की एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने लीडर को ऑल एक्सेप्टेबल देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर को। हम सेक्टेरियन लीडर पसंद नहीं करते हैं। हम वो लीडर पसंद नहीं करते हैं जो कि एक कौम की बात करे या जो उसको वोट दे उसकी बात करे। हम ऐसे लीडर देखना चाहते हैं जो कि उसकी भी बात करे, जो उसको वोट नहीं देता है, उसको पता है, जो उसका एकदम विरोधी है उसका भी लीडर अपने को वो बनाए। ये हमारे में एक चाहत है नंदी के अनुसार। एंड देन ये कहते हैं कि न्यू पॉलिटिकल आइडियाज हैव ऑलवेज बीन एक्सेप्टेबल इन इंडिया। आपने देखा कि कल्चर जो है वो हम दूसरे के कल्चर को इंफीरियर मानते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल आइडिया होता है उसमें बहुत एमेनेबल हैं। हम लोगों ने सदा से जो है, जब से एलियन रूल हुआ है हम लोगों ने अरब का पॉलिटिकल कल्चर अपनाया है, हमने फारसी पॉलिटिकल कल्चर अपनाया, यूरोपियन अपनाया है, फ्रेंच अपनाया, सभी अपनाया है। अब हम लोग जो है कितना यूएस के पॉलिटिकल कल्चर को अपना रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमारा संविधान भी जो है वो आयरिश से लेके कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन सभी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है अच्छे आइडियाज को लेकर के बना है। तो हम लोग ऑलवेज एक्सेप्टेबल रहे हैं न्यू पॉलिटिकल आइडियाज का। और यदि कोई पॉलिटिकल आइडिया बिल्कुल हमें नहीं पसंद आता है और हमारे ऊपर वो लाने की कोशिश की जाती है, तो हम उसको भले पॉलिटिक्स में अकोमोडेट ना कर पाए, हम अपने लार्जर कल्चरल फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लेते हैं यदि मजबूरी हो तो मतलब हमारा जो ये हमेशा से बहुत एकोमोडेटिव कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर रहा है, मेन नंदी ये कहना चाहते हैं। मतलब हम हर एलिमेंट को, चाहे कितना भी वो हमारे इथोस से अलग क्यों ना हो, उसको हम लोगों ने अपने में समाहित करने की कोशिश की है। यहाँ पे ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है स्टार्ट तो इंडिया में इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा हुआ। जो पॉलिटिकल कल्चर बनने की बात हुई, राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी और विवेकानंद एंड ऑल, शुरू के आप याद कर लीजिए श्री अरबिंदो, इंटेलेक्चुअल परस्यूट था ये। लेकिन गांधी जी जब आए तो मतलब इंडियन नेशन का परिकल्पना ही इंटेलेक्चुअल था, और वो सुपर ब्राह्मणिक जिसको कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन बोलते हैं उससे निकला हुआ था।
और उसी से वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड ऑल सब कुछ हुआ। लेकिन नंदी का कहना है कि जब गांधी जी सीन पे आए तो सब बदल गया। उन्होंने जो है वो लिटिल कल्चर, जो फोक कल्चर है इंडिया का, उसको अपनाया। और उसके बाद से पॉलिटिक्स जो है वो एंटी इंटेलेक्चुअल हो गया, अधिक से अधिक। ये गुड सेंस में बोलते हैं एंटी इंटेलेक्चुअल, मतलब कि वो मास पॉलिटिक्स हो गई। वो गरीब, गुरुआ, दलित, मार्जिनलाइज, सबअल्टर्न, वो गांधी के पॉलिटिक्स से जुड़े, मजदूर जुड़े, किसान जुड़े। उनको इंटेलेक्ट से नाता नहीं था, उनके लिए वो गांधी बाबा थे। देश का आजादी जो है उनके लिए कोई इंटेलेक्चुअल परस्यूट नहीं था, वो एक तरह का कैथारेटिक एक्सपीरियंस था कि हम आजाद हो जाएंगे, हमारा जो है नया एक देश बनेगा, उस टाइप की बात। और यहाँ पे वो जो है ग्रैंड ग्रैंड वर्सेस लिटिल ट्रेडिशन की बात करते हैं। यदि आप सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे तो इसमें सांस्कृतिक ट्रेडिशन, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ट्रेडिशन जो ब्राह्मणिक है, सांस्कृतिक है, ग्रेट ट्रेडिशन है, जो बेस्ड है वेदास, उपनिषद, गीतास, रामायण, महाभारत। और दूसरा ट्रेडिशन जो है हजारों ट्रेडिशन जो इंडिया में फैली हुई है, नॉर्थ से साउथ से लेके और नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर, जो कि लिटिल ट्रेडिशन है, फोक ट्रेडिशन है, जो गांव में बसती है, सबल्टन ट्रेडिशन है। और वो नॉन इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों पे बेस्ड नहीं है, छोटी छोटी जो वहाँ के वर्ल्ड व्यूज हैं, लोकल कॉस्मोलॉजी, उस पे बेस्ड है। छोटे छोटे देवी देवताएं हैं जो कि बहुत अननोन है, उसकी लोग पूजा करते हैं, ऑल काइंड ऑफ। तो तो उन दोनों का जो एक तरह का यूज जो है इंडियन पॉलिटिकल कल्चर ने किया है, ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन का। गांधी ने लिटिल ट्रेडिशन का यूज किया। और नंदी कहते हैं कि लिटिल ट्रेडिशन जो है ग्रेट ट्रेडिशन की तुलना में इनहेरेंटली ज्यादा मॉडर्न था। मॉडर्न को वो कहते हैं कि जो ज्यादा चेंज हो सके। तो लिटिल ट्रेडिशन अपने को बहुत तेजी से बदलने में सक्षम था। जो इंडिया का ग्रेट ट्रेडिशन था सांस्कृतिक, वो बहुत रिजिड था। इसीलिए गांधी जी ने उसको बदल दिया और उसको जो है मास मूवमेंट में बदल दिया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। और अभी भी जो नंदी कहते हैं कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से जो है स्टेट क्राफ्ट और रियल पॉलिटिक्स थोड़ा अलग थलग है। मतलब अभी भी आप मानेंगे कि इंडिया में पॉलिटिक्स जो है वो इंटेलेक्चुअल जो है परस्यूट नहीं है। यदि आप पॉलिटिशियंस का लेंगे, जो ग्रेट पॉलिटिशियंस अभी जो आपके सामने में है, तो वो इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, वो अर्दी पॉलिटिशियंस हैं, रियल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो कोई ग्रेट स्कॉलर नहीं है। स्कॉलर और पॉलिटिक्स का नाता जो है वो टूटता जा रहा है। सो ये जो है पॉलिटिक्स का इंटेलेक्चुअल से नाता है। दूसरा ट्रेडिशन जो है वो कहते हैं कि सोशल हिरार्की, यदि देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे बहुत लंबा है, मैं इसको पूरा पढ़ने वाला नहीं हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। बेसिकली वो ये कहते हैं कि नंदी की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से इंडिया में एक रास्ता रहा है इंडिविजुअल और ग्रुप का सोशल हिरार्की में ऊपर उठने का। सोशल मोबिलिटी देता है पॉलिटिक्स। जैसे मान लीजिए कि आपका यदि कास्ट हिरार्की में आप नीचे हैं, दलित, लेकिन यदि आप दलित पॉलिटिक्स करते हैं, मायावती हैं, तो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। चंद्रशेखर, अभी देखिए आजाद, इतने बड़े दलित लीडर लीडर रामविलास पासवान बने। वो सोशल हायरार्की में पॉलिटिक्स मौका देता है आपको मोबिलिटी का, जो आपको नॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर नहीं देता है। पहली बात तो ये कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि हिरार्की हमारे सोशल स्ट्रक्चर का, सोशल सिस्टम का जो है वो एक पार्ट है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है कल्चर का। मतलब हमारा सब कुछ हायरार्किकल बेस्ड है, हमारा सोसाइटी हायरार्किकल है। हर चीज को हम ये देखते हैं कि ये इससे ऊपर है, नीचे है, स्टेटस एंड ऑल। तो पॉलिटिक्स जो है वो सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर अभी स्थान रखता है। इवन प्रोफेशनल रैंक, स्पेशलाइजेशन, आपका क्वालिफिकेशन, आपका जॉब, उन सब से जो है हायर स्टेटस आपको पॉलिटिकल जो फंक्शनरी है या पॉलिटिकल लीडरशिप वो देता है। आप देख सकते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी बड़े कॉरपोरेट के लीडर से बड़ा माना जाता है कि नहीं? एक छोटा सा कॉरपोरेटर भी जो है वो एक बिजनेसमैन से बड़ा माना जाता है। और इसके अलावा नंदी कहते हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो हर जगह हायर सोशल स्टेटस ऑक्युपाई करते हैं। पॉलिटिक्स जो है हर जगह घुस गया है, और जो भी एक्टिविटी सोशल लाइफ का पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर है उसको हम लोग लो स्टेटस मानते हैं। जो पॉलिटिक्स है वही हाई स्टेटस का डोमेन है। हाई पॉलिटिक्स ही वो है जहां पे कि आप एक्चुअल पावर विल कर सकते हैं, एक्चुअल सोशल स्टेटस आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये दिक्कत हो रही है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को, कि कैसे वो पॉलिटिक्स से बाहर जो है वो अब कुछ स्पेयर ऑफ लाइफ को ऑटोनोमस रखे पॉलिटिक्स से, और वहां ना घुसने दे। ये दिक्कत हो रही है। और ये कहते हैं कि देखिए पॉलिटिक्स कैसे बिजनेस में घुस गया है, मिलिट्री में, एजुकेशन में, मीडिया में। पॉलिटिक्स जो है वो इस तरह से मतलब हर जगह छा गया है कि पॉलिटिक्स
politician in India now reign supreme. Politics is everywhere. All domain are, you can say, it's a kind of pervasiveness of politics which has spread to all domain of life. ये वो कहना चाह रहे हैं। और लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि एक डोमेन से पॉलिटिक्स जो है बाहर नहीं निकल पाया, उसको दबा नहीं पाया, वो है इंडियन ब्यूरोक्रेसी। ये कहते हैं कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी एक तरह का उसका एडजंक्ट है पॉलिटिक्स का, मतलब पॉलिटिक्स का वो कम्प्लीमेंट है, पॉलिटिक्स का वो दूसरा पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू है। और वो इतना रेजिलियंट निकला कि उसने जो है एक तरह से पॉलिटिक्स को भी अपने में पचा लिया। पॉलिटिकल पावर जो है डेमोक्रेसी में, उसका सबसे ज्यादा जो यूज है, या स्टेट का जो सॉवरेन पावर वो ब्यूरोक्रेसी करती है, वो एक अपने आप में एक साम्राज्य बन गया, एक रेजीम बन गया है, और वो भी बहुत हाई स्टेटस रखता है। तो ये एक तरह से कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिशियन नेक्सस ने जो है पूरे समाज में हिरार्की को अपना लिया, मतलब कि हायर हिरार्की वो कब्जा जमा लिया, सोशल स्टेटस जमा लिया, पावर जमा लिया। बाकी सब जो है वो उसके सबऑर्डिनेट हो गए। ऑल other sectors of life like military, business, education, media and profession and academics and all. तो पॉलिटिक्स का यहाँ पे आप वर्चस्व देख सकते हैं इनके थॉट में। पब्लिक एथिक्स जो है बेसिकली, इसमें इतनी बात कल समझिए तो पढ़ लीजिएगा कि पब्लिक एथिक्स का नाता पॉलिटिक्स से बहुत ये रहा है, टेनस रहा है। शुरू में ये हुई कि जो फर्स्ट इंटेलेक्चुअल आए उन्होंने एक पब्लिक एथिक्स बनाने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया में कोई पब्लिक इथिक नहीं था कि पॉलिटिक्स का क्या मोरल इथिक होगा, क्योंकि पीपुल ही उससे अलग थे और वो मानते थे कि वो ए मोरल है और नॉन इथिकल है। लेकिन बाद में जब बेसिकली जब गांधी जी आए तो उन्होंने जो है एक अलग टाइप का पॉलिटिकल इथिक अपनाया, जो कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन, जो शुरू के जो इंटेलेक्चुअल थे वो सांस्कृतिक ट्रेडिशन से जो है वो लेते थे, जैसे राजधर्मा एंड ऑल, और वेस्टर्न यूटिलिटेरियनिज्म से जो बेंथम का था कि ऐसा करना मोरल है जिसमें कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हो। इन दोनों को नकार दिया गांधी जी ने, और उन्होंने जो है अलग टाइप का एक स्पिरिचुअलिटी पॉलिटिक्स में लेके आए। वो रिलीजियन का वो स्पिरिचुअलिटी जो कि इथिकल है, मोरल है, वो पॉलिटिक्स में लेके आए, और जो कि फोक कल्चर पे बेस्ड है, लिटिल ट्रेडिशन पे बेस्ड है, जो जनता के जो सेल्फ, जो पावर, सेल्फ मास्टरी, विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रियलाइजेशन पे बेस्ड है, उस एथिक्स को लेकर के आया, और उसी पे उन्होंने अपना जो है मोरल पॉलिटिक्स बनाया गांधी जी ने। अगेन एक बार देखिए, गांधी जी की प्रेस करते नजर आते हैं पब्लिक एथिक्स में। फाइनली जो है ये 4 फेजेस जो हैं वो इंडियन पॉलिटिकल कल्चर की मेकिंग का डेलिनिएट करते हैं, मतलब एक तरह से एक स्कीमा बनाते हैं जिसमें कि आप 4 फेजेस को देख सकते हैं। और ये जो फेजेज हैं वो लगभग वैसे ही जैसे कि मैंने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो 4 फेजेज बताया था, उस जैसा ही आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें फर्स्ट फेज जो है ये कहते हैं पॉलिटिक्स एज सेल्फ रीडेफिनिशन। यहाँ सेल्फ जब भी आए तो नेशन का सेल्फ है, कॉम का सेल्फ है, हमारा हमारा एक जो सोसाइटी था, कम्युनिटी इंडियन, उसका क्या सेल्फ है। तो पहला जो फेज है उसको आप मॉडर्निस्ट कह सकते हैं, सेल्फ रीडेफिनिशन का फेज था, मतलब जिसमें राजा राम मोहन रॉय और जितने बंगाली लिटरेटी जो थे उन लोगों ने कैसे जो है वो वेस्टर्न इनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल को लेकर के और अपने जो हमारा सिविलाइजेशन, कल्चर, रिलीजन था उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की कि उसको भी उसी तरह से हम रैशनलिस्ट बना दें, रीजन बेस्ड बना दें, और उससे सोशल रिफॉर्म करें, सती एंड अदर्स। मतलब इन लोगों का ये व्यू था कि जो सिविलाइजेशन जो है एक अनंत कड़ी है, और उसमें यदि कोई हमारा ब्रेदरन आगे बढ़ गया है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड, और वो आया है एज ए रूलर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि उसके कल्चर का अच्छी बातें लेके, उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अच्छी बातें लेके हम अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन को रिफॉर्म करें और एक नया टाइप का पॉलिटिकल कल्चर बनाए जो मॉडर्न हो, जो रीजन रैशनलिटी पे बेस्ड हो, जैसे यूरोपियन है। ये लोग मॉडर्निस्ट थे। तो उसमें एक तरह का रीडेफिनिशन था इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन का, बाय टेकिंग न्यू प्रोग्रेसिव आइडिया फ्रॉम यूरोपियन इनलाइटनमेंट। इसमें इन्होंने फर्स्ट फेज में, आंधी कहते हैं, बहुत सारे नए चीजें इन्होंने दिया पॉलिटिकल कल्चर को, कि स्टेट का आइडिया क्या है। पहले लोग नेशन स्टेट नहीं समझते थे, उसका रिलेवेंस क्या है डेली लाइफ में, कैसे स्टेट को यूज किया सकता है रिफॉर्म के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए। देखिए राजा राम मोहन राय ने कैसे यूज किया। उसके अलावा हिंदुइज्म और इंडियननेस का जो आइडिया है वो उसी समय में पनपना शुरू हुआ, और कैसे जो है
मतलब हिंदुइज्म का पॉलिटिक्स से क्या नाता है या रिलीजन का पॉलिटिक्स से क्या नाता है, ये सारी चीजें उस समय में डिबेट में आई। लेकिन एक तरह का ये जो है एक ब्राह्मणिकल ग्रैंड ट्रेडिशन से ये लिंक्ड जो है फेज था, सांस्कृतिक जिसको जिसको कह सकते हैं कल्चर, उससे वो इन्वोक करते थे और उससे एक पॉलिटिकल आइडियल मतलब कि आइडेंटिटी बनाने की कोशिश हुई, जिससे कि जनरली इलीट्स ही जुड़ पाए। मासेस को इस पॉलिटिकल कल्चर जो उस समय बन रहा था उससे ना तो कोई बहुत ज्यादा नाता था और ना ही उससे वो ज्यादा बहुत जुड़े हुए थे, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट था उस समय में और बहुत ज्यादा ये जो है ग्रैंड कल्चर या सांस्कृतिक ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ था। इसके जो प्रोपोनेंट देख सकते हैं वो राजा राम मोहन राय सबसे बड़े, एमजी रानाडे, गोखले, दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, इस्लाम मेनॉल। सेकेंड फेज जो है वो एकदम उसका उल्टा था। यदि वो एकोमोडेटिव था वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज का, तो ये रिवाइवलिस्ट था, ये सेल्फ एफर्मेशन था, ये सेल्फ एजर्सन था अपने इंडियननेस का, इंडियन कल्चर का। यहाँ पे जो एडवर्ड सेड का जो ओरिएंटलिज्म है वो प्ले कर रहा था, जिसमें कि कॉलोनियलिज्म के इतने साल होने के बाद, ये समझ लीजिए क्या 19th सेंचुरी में ये आया मालजी रिवाइवलिस्ट फेस कर सकते हैं, लास्ट ऑफ द 19th एंड शुरुआत ऑफ 20th सेंचुरी में। इसमें यह हुआ कि क्या हम लोग रियली इंफेरियर हैं, क्या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो हमसे उन्नत है, क्या ये जो कॉलोनियलिज्म जो हमको बता रहा है कि ये व्हाइट मैंस बर्डन है, ये उनका सिविलाइजेशन मिशन है, क्या ये सही? ये रिएक्शन था। So it was reaction against Orientalism and it was an attempt to revive and reassert the cultural tradition of India. तो इसमें क्लेम किया गया हिंदुइज्म का कि एक ऑर्गेनाइज रिलीजन है। अब यहाँ पे ये हुआ कि हमको अपना हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी जैसा देखनी है, इसका जो है एक धर्म होगा, सॉरी एक मतलब धर्म ग्रंथ होगा जो एक मतलब होगा जो उसको ग्रेट धर्म ग्रंथ कह सकते हैं, और इसका अपना जो है रूल रेगुलेशन होगा। उस तरह में जो है ब्रह्म समाज बना, आर्य समाज बना, रामकृष्ण मिशन, यानी एक तरह का ऑर्गेनाइज जो कैथोलिसिज्म कह सकते हैं वो हिंदुइज्म में इस समय में आई। और अपने कल्चर को जो है महान बनाने की, उसको रिवाइव करने का, गो बैक टू वेदा याद कीजिए, वेद और उपनिषद में वो देखने का जो इसेंस जो कि वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं है। विवेकानंद ने कैसे कहा अपना ग्रेट इंडियननेस को उभारने का, नेशनलिज्म में, इंडियन नेशनलिज्म में जो है वो एक गर्व होने का, इंडियननेस होने में गर्व होने का, इंडिया का जो ओल्ड सिविलाइजेशन है उस पर फक्र होने का, ये सारी बातें इसमें हुई। ये सबको आप पढ़ लीजिएगा, बेसिकली ये उनके टेक्स्ट का ही एक तरह से कॉपी पेस्ट है, लेकिन जो मेन बात है उसमें यही कहते हैं कि ये फेज जो है रिवाइवलिस्ट फेज था, जहां पे कि हम लोग अपने कल्चरल ट्रेडिशन को उभार रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह से क्रिश्चियनिटी से कमतर नहीं है, हम हमारा जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर से इंफेरियर नहीं है, और हमें उसी को रिवाइव करके जो है अपने को न्यू सिविलाइजेशन और न्यू पॉलिटिकल कल्चर बनाना है बेसिकली। एंड इसके जो प्रोपोनेंट थे बंकिम चंद्र चटर्जी, तिलक, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंदो, वीर सावरकर, ये सबको उसमें आप ले सकते हैं। थर्ड फेज जो है वो गांधीयन फेज ये कहते हैं, जो कि इनके बहुत बड़े ये एक तरह का आर्डेंट सपोर्टर रहे हैं, फैन रहे हैं गांधीयन आइडियोलॉजी के नंदी। तो ये कहते हैं कि जो थर्ड फेज जो है वो है जिसमें कि मास मूवमेंट आया, जिसमें नेशनल मूवमेंट एक्चुअल में शुरू हुआ, जहां पे कि जो सब अल्टर्न जुड़े, जहां पे मार्जिनलाइज पीपुल जुड़े, जहां दलित जुड़े, जहां पे किसान, मजदूर और मासेज जो हैं वो पॉलिटिक्स से जुड़े। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल कल्चर जो है वो सांस्कृतिक और हाई ट्रेडिशन जिसको ब्राह्मणिक ट्रेडिशन बोलते हैं उससे निकल करके लो ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, फोक ट्रेडिशन में गया। और गांधीयन वे जो क्या था, बेस्ड ऑन लिटिल कल्चर, फोक वेज, ट्रेडिशनल इंडियन वे ऑफ लाइफ, ये एंटी इंटेलेक्चुअलिस्ट था, इंटेलेक्चुअल से नाता नहीं, अर्दीनेस, मोरल एंड इथिकल पॉलिटिक्स जहां पे हुआ। पॉलिटिक्स वो नहीं है जिसको कि हम बुराई अभी करते हैं, ये मोरल नहीं। पॉलिटिक्स जो है मोरल है, इथिकल है, मैकेविलियन नहीं है। पॉलिटिक्स जो है न्यू सिविलाइजेशन लाने वाला है। पॉलिटिक्स जो है सोसाइटी को मोरल बनाने का है, सोसाइटी को और इंडिविजुअल को जो है मोरल फ्रीडम देने वाला है। तो पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन इनर पावर, जो जो हमारे कल्चर में है, पावर ओवर सेल्फ, सेल्फ मास्टरी। और गांधीयन also brought to the center of the political culture trait that has come to be associated with femininity, primitivism, passivity and cowardice. ये इस अच्छे सेंस में बोलते हैं, कोवार्डिस मतलब बुरे सेंस में नहीं, मतलब ये सब जो कि मार्जिन पे था कि पॉलिटिक्स मस्कुलर होना चाहिए, वायलेंट होना चाहिए, कंपिटिटिव होना चाहिए, सब मेल, उसको गांधी ने जो है वो अलग ले गया,
अल्टर पॉलिटिक्स हुआ, वो फेमिनाइन थे, वो प्रिमिटिव थे, वो पैसिविटी थी, जो पैसिव रेजिस्टेंस कहते हैं, वो उसमें मतलब कि फाइट नहीं था, उसमें रेजिस्टेंस था, उसको कोई कुछ लोग कायरता कह सकते हैं। एंड सक्सेस ऑफ गांधी ये था कि पहली बार उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को मास रूप दिया, पहली बार पीपुल पॉलिटिक्स से जुड़े। आज भी यदि पॉलिटिक्स से लोग जुड़े हैं तो उसी असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट और वो जो नेशनल मूवमेंट का जो वो है, वही जो उसकी जो ड्रैग है, उसी से आज भी लोग जब किसान सड़कों पे आते हैं तो गांधी को इन्वोक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कशन होती है तो कहते हैं कि गांधी ने जो है इसी मेथड से आजादी दिलाई, तो किसी को भी सड़क पे बैठने का अधिकार है, घेराव करने का अधिकार है, असहयोग करने का, शांतिपूर्वक ढंग से आजादी है सिविल डिसोबीडियंस की। वो इन्वोक जो पॉलिटिक्स को उन्होंने मास से जो जोड़ा, आज भी वो उतना ही रिलेवेंट है। आज भी जो मास पॉलिटिक्स सड़कों पे होती है वो गांधीयन वे को ही अपनाती है। ऑफ कोर्स जो सत्ता में होते हैं उनको ये बात पसंद बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन फैक्ट यही है कि गांधी जी जो है हमेशा रिलेवेंट होते हैं इस तरह के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो गाहे बगाहे हमेशा आती है, स्टूडेंट के द्वारा आती है, एकेडमिशियंस के द्वारा आती है, किसानों के द्वारा आती है, और कई तबके जो हैं जो सड़क पे निकल आते हैं। और पहली बार जो है पॉलिटिक्स जो है इंडियन लाइफ में घर किया, जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आया कि कैसे पॉलिटिक्स राष्ट्र बदल सकता है, सोसाइटी बदल सकता है और एक इंसान को बदल सकता है। फोर्थ फेज जो है बहुत निराशा के साथ नंदी कहते हैं कि ये आजादी के बाद का फेज है, जिसको आप डे टू डे पॉलिटिक्स कह सकते हैं, पावर पॉलिटिक्स कह सकते हैं, स्टेट क्राफ्ट, वोट की पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राज बनाने की पॉलिटिक्स, सत्ता की पॉलिटिक्स, जिसमें कि कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है। जो आ, मतलब इसमें ये कहते हैं कि एक चीज जो है हमें मतलब कंटिन्यूअस रही है कि पॉलिटिक्स शुरू में भी जो है वो सोशल मोबिलिटी का एक हथियार रहा है, ग्रुप और इंडिविजुअल हायरार्की में ऊपर गए हैं, और आज भी है ये कंटिन्यूअस बना, लेकिन बाकी बहुत चीजें बदल गई हैं। जो ग्रैंड आइडिया था, आइडियोलॉजी था, न्यू सिविलाइजेशन क्रिएट होगा पॉलिटिक्स से, वो सब बदल गया है। अब वो कोई ग्रैंड आइडिया नहीं है, पॉलिटिक्स इज बेसिकली द वे टू एक्वायर पावर एंड देन एंजॉय पावर एंड एक्सरसाइज पावर लाइक दैट। बाकी चीजें लोग कहते हैं कहने की है, जन सेवा एंड अदर्स एंड ऑल। सो पॉलिटिक्स हैज बिकम नॉन हीरोइक, सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड, रियल पॉलिटिक हो गया है। रियल पॉलिटिक इन दिन से जिसको पावर पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो गंदा है पर धंधा है टाइप। इट कंटिन्यूज टू हैव एन आइडिया आइडियम बट बिकम्स एन इसेंस, ए नॉन आइडियोलॉजिकल, नॉन सिनर्जेटिक। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई किसके साथ जा रहा है आप देखिए। कोई आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी इज ऑल्सो ए इंस्ट्रूमेंटल, कि हमको जिससे वोट मिले वही आइडियोलॉजी है, अदरवाइज सभी ऑल एक्सेप्टेबल। Understandably, to the carrier of the liberal intellectual tradition and the inheritors of Gandhian style, this politics seemed to be a betrayal of the values of the earlier modernizers and a sure sign of failure of the moral politics. ठीक है, लोग व्यू करते हैं कि ये गांधीन पॉलिटिक्स का डिक्लाइन है, ये इमोरल पॉलिटिक्स है, बट है फैक्ट यही है। और इस टाइप का जो पॉलिटिक्स है उसका क्लोज लिंक है अदर सब सिस्टम जो सोसाइटी का है उसके साथ डेवलप कर लिया है, एक नेक्सस कह सकते हैं। सभी के साथ, बिजनेस के साथ पॉलिटिक्स का नेक्सस है, मीडिया के साथ नेक्सस है, इवन इंटेलेक्चुअल जिसको एकेडमिक सर्कल कहते हैं उसके साथ नेक्सस है। जो 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 नैरेटिव है वो पॉलिटिक्स के साथ में, तो हर सब सिस्टम में पॉलिटिक्स जो है वो घुस गया है। और मेनी प्रॉब्लम्स विच वेर वंस नॉन पॉलिटिकल, अब उसको जो है वो पॉलिटिक्स के दायरे में ले आया गया है। जो पहले सोसाइटी नॉन पॉलिटिकल मानती थी, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन के सिस्टम कैसा होगा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, अब वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। इवन किसानों का जो मुद्दा है वो पॉलिटिकल मुद्दा है। बिजनेस जो है उसमें क्या होगी, कैसे होगा लिबरलाइजेशन, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। इवन यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद कैसे बनेंगे, जो कि कोई पॉलिटिक्स से नाता नहीं होना चाहिए, वही पॉलिटिक्स का नाता है, कहाँ मंदिर बनेगा, कहाँ मस्जिद बनेगा, कहाँ क्या होगा। तो ये पॉलिटिक्स जो है उसने लाइफ के हर पार्ट को इस तरह से घर कर लिया है कि कोई जो है वो सब सिस्टम बचा नहीं है जो पॉलिटिक्स से ऑटोनॉमी हो, और जहां पे लोग एक भाग करके पॉलिटिक्स से बच सके। पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर, पॉलिटिक्स हैज सबज्यूम्ड ऑल डोमेन ऑफ पब्लिक लाइफ इन सोशल लाइफ इन इंडिया। तो अनदर फीचर जो ये कहते हैं कि अधिक से अधिक सेंट्रलाइजेशन हो गया है, हाई कमांड, पार्टी में भी हाई कमांड, पॉलिटिक्स में भी हाई कमांड। कुछ लोग एक्चुअली जिसको ओलिगार्ची कह सकते हैं, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, कहने को डेमोक्रेसी, लेकिन कुछ व्यक्तियों के हाथों में सत्ता जो है वो सिमटी हुई दिखती है।
और इससे जो है बहुत सारा एलिमेंट आप समझ सकते हैं आती है पॉलिटिक्स में। और इससे जो है क्या हुआ है कि इसने फर्दर, जब इतना आप सेंट्रलाइज कर देंगे कि हर चीज कुछ लोगों के द्वारा डिसाइड होती है, तो पॉलिटिक्स बहुत डल और स्टेटस कोइस्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो जो इंस्टीट्यूशन है, जो लोग कुछ लोग हैं वो अपने सत्ता को कभी छोड़ना नहीं चाहते। तो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन बनाते हैं जो कि स्टेटस कोइस्ट हो जाती है, डल हो जाती है, जिसमें कि कोई भी जो डिसेंट होता है, कोई भी अलग चीज होती है, उसको बिल्कुल दबाने की कोशिश की जाती है कि जो जैसा है सब चलता रहे। तो ये बहुत ही फोर्थ फेज को ये बहुत ही निराशा के साथ नंदी देखते हैं। कंटेम्प्रेरी फेज जो है, जो अब ये आर्टिकल उन्होंने चूंकि 1998 में लिखी थी, 22 साल, उसके 23 साल हो चुके हैं, तो उस समय में वो कहते हैं कि जो चारों फेजेज का जो एलिमेंट है वो इसमें देखा जा सकता है। अभी भी आपको दिखेगा कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, नियो लिबरल और ह्यूमन राइट्स, और जो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये सब जो है अभी भी हमारे पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट बन रहे हैं, जिसको कि लिबरल ट्रेडिशन कह सकते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी। उसी तरह से रिवाइवलिस्ट भी अभी हमारा पार्ट है, जिसको आप हिंदुत्व में देख सकते हैं, इवन या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में भी देख सकते हैं। वो भी ट्रेंड जो है वो इंडियन पॉलिटिकल कल्चर में है। गांधीयन जो है वो भी दिखता है, जब किसान सड़क पे आ जाते हैं, जन लोकपाल मूवमेंट होता है, अन्ना हजारे का होता है, स्टूडेंट आ जाते हैं, तो गांधीयन भी दिखती है। और डे टू डे पॉलिटिक्स जो फोर्थ फेज, कितना बैनल, कितना मुंडेन, कितना रियल पॉलिटिक्स, वो तो परवैसिव है, वो तो हर जगह है। तो चारों फेज जो है हमको कंटेम्प्रेरी में दिखती है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं कोई छिप गई है। और ये होना ही है, क्योंकि आप हेगल का याद कीजिए, तो सिंथेसिस होता है, मतलब कोई चीज मिटती नहीं है, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। उसी तरह आज जो पॉलिटिकल कल्चर हमको दिखता है वो इन चारों फेजेज के जो कुछ ना कुछ जो अंश हैं वो उसमें समाहित हमें देखते हैं। और यहाँ पे ये कहते हैं कि द पॉलिटिक्स ऑफ सेल्फ एफर्मेशन, तो खैर ये सब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सब कुछ दिखता है। मतलब एक जो मॉडर्निस्ट भी दिखता है, रिवाइवलिस्ट भी दिखता है। रिवाइवलिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हमें रेडिकली लिबरल होने से रोकता है, और जो मॉडर्निस्ट है वो हमें बहुत ज्यादा रिवाइवलिस्ट होने से रोकता है। गांधीयन जो है वो लोगों को एक तरह का हथियार देता है, जो सत्ता से टकराने का, रोड पे निकल करके सिविल डिसोबीडियंस करने का। और जो फोर्थ फेज है वो हमारा जनरल पॉलिटिक्स का रूप है, जिसको जनरल लोग मतलब अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन है। फाइनली ये कहते हैं कि क्या ये एंड ऑफ हिस्ट्री जैसी है, क्या इसको हम एंड ऑफ हिस्ट्री माने, कि मतलब पॉलिटिकल कल्चर की जो मेकिंग थी, उसकी जो स्टोरी थी, जो सागा थी, वो खत्म हो गया है। मतलब पॉलिटिकल कल्चर जो बनना था वो बन गया, एक फिनिश प्रोडक्ट है इंडियन पॉलिटिकल कल्चर। तो ये कहते हैं कि लगता ऐसा है कि यस, ये हो चुका है। As the norms of a political order are institutionalized and become a part of everyday life, it also become increasingly difficult to change the nation's political culture. ऐसा नंदी कहते हैं कि अब जो है सब कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, और हमारा पॉलिटिक्स जो अभी है वो डे टू डे लाइफ का पार्ट बन गया है। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है जैसा है, जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, जो हमारे यहाँ लिबरल डेमोक्रेसी है, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता है, सेंट्रलाइज्ड है, पावर पॉलिटिक्स है, इलेक्ट्रल वोट के लिए पॉलिटिक्स होती है, उसमें कास्ट रिलीजन सब इन्वोक किया जाता है, उसमें क्रिमिनल का भी जो है प्रश्रय हो गया। ये सब चीजों को हम लोगों ने एक तरह से मान लिया है, उसको नॉर्मल मान लिया है, तो अब उसमें क्या चेंज आएगी। लेकिन फिर ये अपनी ही बात को काटते हैं, लेकिन ये कहते हैं ऐसा हो सकता है कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर बदल जाए। और ये सही बोल रहे थे, 22-23 साल में आप देखेंगे तो बहुत तरीके से टर्मोइल हो रही है, हमारा पॉलिटिकल कल्चर बदल रहा है। मतलब ये कहते हैं कि जो आज पॉलिटिकली कोई समस्या नहीं है वो समस्या बन सकती है। आप किसानों की समस्या देखिए, बेरोजगारी की समस्या देखिए, आप पॉलिटिक्स में करप्शन की समस्या देखिए, कैसे वो विकराल रूप लेते हैं, और कैसे पब्लिक जो है उसके अगेंस्ट चली जाती है। आप जन लोकपाल मूवमेंट देखिए करप्शन के अगेंस्ट, किसान का देखिए, किसान की मूवमेंट अभी बेरोजगारी पे हो सकता है कि बहुत जबरदस्त जो है वो टर्मोइल भी हो सकती है, और जिससे कि एक नया करवट ले सकता है हमारा पॉलिटिक्स। डेवलपमेंट जो है वो एक डिस्कोर्स बन सकता है, जो कि अभी ज्यादा जो है वो पेटी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स पे है। जब नंदी लिख रहे थे उसके बाद देखिए कितना ज्यादा जो है वो रिलीजन की पॉलिटिक्स हावी रही है, जिसको हिंदुत्व पॉलिटिक्स कहते हैं। कितना ज्यादा जो है मंडल की पॉलिटिक्स हावी रही है, जिसको हम बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स कहते हैं। कितना ज्यादा दलित की पॉलिटिक्स हावी रही है, जिसको कि अम्बेडकराइट या दलित पॉलिटिक्स कहते हैं, सबअल्टर्न पॉलिटिक्स कहते हैं। इन सब की धाराएं कैसे बही हैं और कैसे उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को चेंज किया है पिछले 23 सालों में देखा है। इनफैक्ट ये एक लाइन कहते हैं जो कि बहुत ही क्यूरियस लाइन है कि द डेथ वारंट ऑफ एवरी पॉलिटिकल कल्चर इज रिटन ऑन इट्स बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब कोई भी पॉलिटिकल कल्चर फाइनल नहीं है, कोई भी जो आज जो पॉलिटिकल कल्चर है उसका डेथ वारंट पहले ही लिख दिया गया है, इसलिए वो तो मिटेगा ही और फिर नया पॉलिटिकल कल्चर बनेगा ही। और ये सिलसिला जो है हेगल के जैसा जो है स्पायरली
थेसिस एंटीथेसिस चलता रहेगा, इसका कभी अंत नहीं होगा। सो दिस इज ऑल जो ये कहना चाहते हैं, मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल कल्चर। सो थैंक्स स्टूडेंट, आई होप कि आपको हेल्प मिलेगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एग्जामिनेशन गाइड यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पीजीईटी की, तो आप तो नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो इस गाइड को आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, सेट के लिए यूज कर सकते हैं। और इन तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लिखिए और मेरे पैशन को बनाए रखने में हेल्प कीजिए। एक कम्युनिटी बनाइए, जैसा मैं बोलता हूँ, मुझसे जुड़िए। और एक तरह का मैं वॉलंटियर भी चाहता हूं, आप में से कुछ लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, मुझे लिखिए, मैं बताऊंगा किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं। बाय, थैंक यू, बी सेफ।